व्हाट एग्जैक्टली इज हार्ट अटैक? देखिए, हार्ट फेल हो गया यानी अब वो कमज़ोर हो गया है। जस्ट उसको अटैक आया है, वो घर पे है, घर में कोई है, अवेलेबल है, सो क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि ये बातें बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो दिस इज़ द इम्पैक्ट। एम्स में अगर मैं सेलेक्ट होता हूँ तो ये इंटरकास्ट मैरिज में दोनों फैमिलीज कुछ नहीं बोलेंगी, वॉज माई आइडिया। ज़िद्दी दिल आप पहुँचाए आज एक डॉक्टर के पास में, और उस डॉक्टर की ज़िद हमने सुनी। ज़िद के साथ साथ जब वो बार बार बोल रहे थे कि ये ज़िद है नहीं है, नहीं है कि जो कश्मकश थी उससे भी आज हम रूबरू हुए। और इस ज़िद्दी दिल ने तो इस ज़िद्दी दिल को पहचान ही लिया था, इसीलिए आज हम यहाँ पर हैं। और आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर विकास ठकरान की। ही इज़ अ कार्डियोलॉजिस्ट, जिसका डिफरेंस मुझे नहीं पता था, आज मुझे पता चला है कि कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट सर्जन्स में भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। सर ने मेरी आई ओपनिंग सेशन लिया है आज, बहुत अच्छा। कैसे हम हार्ट अटैक से प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर हो भी रहा है तो उस ऑन स्पॉट फर्स्ट एड दे के कैसे हम हार्ट अटैक को कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों की परतें खुली हैं आज। उसके साथ साथ हमने उनके ज़िद्दी दिल की कहानी भी सुनी, कैसे वो डॉक्टर बने उस फैमिली से जो पूरा किसान परिवार था, और 10 भाई बहनों में से वो एक डॉक्टर निकले हैं अपने घर में। कैसे कोविड में उन्होंने लोगों की मदद की, अपने गांव की मदद की, ना सिर्फ अपने परिवार की, गांव की भी, और बाकी के आसपास के बहुत सारे गांव की भी मदद की, और मीडिया कवरेज मिला एज अ हीरो उन्हें। ज़िद्दी दिल इस ज़िद्दी दिल को सलाम करता है, और बहुत थैंक यू भी है उन्हें कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला। डॉक्टर विकास ठकरान, कैसे हैं आज आप? मैं बिल्कुल बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया सर। एक जब मुझे आपका प्रोफाइल मिला और जब मुझे आपको स्टडी करने का मौका मिला, सबसे पहली चीज़ तो मेरे दिमाग में वो जो क्वेश्चन आया, बिकॉज हम ज़िद्दी दिल पे बाद में जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम हमारे क्वेश्चन पे आएंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कार्डियोलॉजिस्ट एंड CTVS? देखिए, हमारी जो बेसिक पढ़ाई है MBBS तक सबकी सेम होती है। उसको आप मान लीजिए जैसे आपकी अंडर ग्रेजुएशन, जैसे BSc BCom। उसके बाद हमारी पोस्ट ग्रेजुएट आती हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में हम डिसाइड कर सकते हैं, या तो हम फील्ड लेते हैं मेडिसिन का, जिसमें वी डील विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड ट्रीटमेंट विद मेडिसिन, और वी कैन गो फॉर सर्जरी वेयर वी ट्रीट बाय सर्जरीज। जो MD मेडिसिन कर लेते हैं उनके पास एक वे है कि आप DM कार्डियोलॉजी कर सकते हैं या DNB कार्डियोलॉजी कर सकते हैं। ये लोग फिर हार्ट की स्पेशलाइजेशन में जो ट्रीटमेंट करते हैं इंटरवेंशन से करते हैं। तो उसमें हम जो जैसे एंजियोग्राफी होती है, एंजियोप्लास्टी होती है, जिसको आप स्टेंटिंग बोलते हैं एक्यूट हार्ट अटैक के केसेस में, पेस मेकर्स लगाते हैं जब हार्ट रेट बहुत कम हो जाए, तो वी आर दैट फील्ड। सो बेसिकली we are doing procedures of heart by minimal invasive techniques. MIS maybe techniques. MIS is a different word. Okay. So यानी आप आओगे हमारे पास हार्ट अटैक में, हम आपको ट्रीट कर देंगे और आपको कोई एक सिंगल सूचर भी नहीं होगा। तो दैट इज़ वी। एंड CTVS इज़ कि बहुत बार आपको कुछ एक सर्जरीज हार्ट को एक्सेस करके, यानी चेस्ट ओपन करके या मिनिमली कट लगा के हार्ट के पास पहुंच के करनी पड़ती हैं। तो ओपन हार्ट सर्जरीज CTVS सर्जन करते हैं। ये वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं जो MBBS के बाद MS सर्जरी करके फिर उस स्पेशलिटी को लेते हैं, CTVS। सो पेशेंट का मैनेजमेंट एक हार्ट टीम अप्रोच करती है। यानी मेरे पास कोई पेशेंट आया है, हमने उसकी एंजियोग्राफी कर ली है, देन वी डिसाइड कि कौन सी मोडेलिटी इसके लिए लॉन्गर वर्जन में या लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल रहेगी। कई बार कुछ एक कॉम्प्लेक्स एनाटमीज होती हैं जिसमें लैंडिंग जोन अच्छे हों तो बाईपास सर्जरी बेटर होती हैं। बहुत बार आपको एंजियोप्लास्टी से ही फायदा हो जाता है। एक्यूट हार्ट अटैक के केसेस में 95 to 98% हम लोग ही ट्रीट करते हैं। अच्छा। क्योंकि उस सूरत में टाइम इज मसल, यू हैव टू ट्रीट विद इन 2 hours ऑफ इमरजेंसी लैंडिंग। तो उसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, रेयर केसेस में बाईपास सर्जरी। बहुत बार लोग कहते हैं कि चल रहे हैं, चलने में छाती में दर्द हो गया, या पहले भी कोई अटैक हो चुके हैं, हार्ट की पंपिंग कम है, डायबिटिक हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स एनाटमी, तो ऐसे में बाईपास। तो वो ओपन सर्जरीज
उनमें भी एंजियोप्लास्टी हो सकती है। तो इसका बैलेंस जो है कि कौन से पेशेंट के लिए क्या है, पेशेंट के कंसेंट के बाद, उसको बताने के बाद फाइनल एक डिसीजन ये हार्ट टीम अप्रोच ले लेता है। ओके। बहुत सारी वेल्व की बीमारियां होती हैं, जस्ट लाइक यू नो इफ हार्ट इज ए रूम देन डोर्स आर लाइक वेल्व्स एंड द सप्लाई ऑफ वाटर इज लाइक दीज कॉर्नरी आर्टरीज, जो बेसिकली आई वुड से वी आर ग्लोरीफाइड प्लम्बर्स। और वो जो उनकी जो जैसे दरवाजे हैं वो रिपेयर होंगे तो वो ओपन हार्ट सर्जरी होती है। आजकल मिनिमली इन्वेजिव वे में उनको भी बदल रहे हैं। तो इट इज नाउ ए फील्ड ऑफ यू नो ओवरलैप्स, कि पहले सिर्फ बाईपास होता था, फिर एंजियोप्लास्टी आ गई, और अब क्लियर कट एविडेंस होता है कि किस पेशेंट में कौन सी मोडेलिटी बेटर रहेगी। ओके, सो like we can say like a very huge difference or a very thin line difference. I mean we can, it is huge difference. Exactly. You in our case we are speaking to the patient, we can even joke around, play music in the background and do our procedures. In their case they can also play music, but they will first make the patient you know anesthetize, बेहोश करेंगे, बेहोश करके prepare करके then they will cut open the chest, access the heart, put on the veins from the legs or the arteries from the chest wall, stop the heart, even cut down it, place the valves. So that is more of a you know more invasive sort of, or maybe the I don't think you can even imagine anything more open than that. Being totally cut open. Exactly. So coming back to on Ziddidil, we really want to know ki how this Ziddidil become a doctor. Oh, जिद्दी दिल, पता नहीं कि सच में जिद्दी था कि यू नो डेस्टिनीज चाइल्ड मे बी। देखिए, एक होती हैं कि जो हमारे लिसनर होंगे कन्वेंशनल फैमिलीज, जिसमें पेरेंट्स बच्चे की एजुकेशन में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत ध्यान देते हैं, और उनका नियरली मेकअप हो जाता है कि बच्चे से पूछो क्या बनोगे, बच्चे को पता होता मैं ये बनूंगा, क्योंकि पेरेंट्स ने उनको एटलीस्ट इतना बता चुके होते हैं। बिल्कुल। आई कम फ्रॉम ए फार्मर्स फैमिली, जहाँ नो ऑफेंस टू माय पेरेंट्स, उनको भी कभी उन्होंने सोचा ही नहीं था कि खेती के अलावा कुछ करना है, तो वो मुझे उससे ज़्यादा कुछ दे भी नहीं सकते थे। बेसिकली माय फादर इज यू नो वो ज़्यादा नहीं पढ़े, 10th तक ही उन्होंने पढ़ाई की, मदर भी 5th तक ही पढ़ाई की, तो दे नेवर हैड एनीथिंग मोर टू ऑफर इन कैरियर चॉइसेस। तो क्वेश्चन कभी आया ही नहीं कि बड़े होके क्या बनोगे। बड़े होके हम 12वीं पास करेंगे, और हम रोज पूछते स्कूल कितने दिनों तक जाना, 12वीं के बाद तो नहीं जाना। तो दैट वाज आवर अपब्रिंगिंग। तो जिद्दी दिल, जब आप बड़े होते हो तो आपको सरवाइव करना पड़ता है, आपको कुछ ना कुछ जॉब प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी आप सरवाइव करोगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं अगर बोलूं कि हमारा स्कूल बड़ा इनफॉर्मल था, यानी 5th क्लास तक जो कोई रिकग्नाइज्ड स्कूल या ऐसा कुछ पैटर्न नहीं था। 40-50 बच्चों को 2 कमरों में बिठा के एक टीचर जब पीट दे तो घर वालों को लगता था कि अच्छी पढ़ाई हो रही है। बहुत मार पड़ी। मार तो ऐसी पड़ी है कि आज तक ट्रॉमा है, शायद नाइटमेयर्स आते हैं। तो 5th के बाद मुझे पहली बार एक फॉर्मल स्कूल मिला जिसमें बेंचेस थे, सेक्शंस थे, टीचर्स थे। आई वॉज वेरी हैप्पी। तो आई डिड रीजनेबली वेल, टॉप 3 टॉप 4 में आ गए। फिर 8th के बाद मुझे एक प्रॉपर स्कूलिंग मिली जिसका था नाम सेंट जेवियर स्कूल, रोहिणी। तो उस स्कूल के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होते थे, बेसिकली हमारे रूरल बेल्ट में उतना भी बच्चा मोस्ट लाइकली तैयार नहीं हो पाता था कि वो एग्ज़ाम ही क्लियर हो जाए, बट आई वॉज लकी इनफ टू गेट इन। तो उसके बाद मुझे फॉर्मल स्कूल मिला जिसमें जो बोलते हैं ना कि हाँ, आई वुड से देयर वाज ए यू नो प्रॉपर वे ऑफ टीचिंग। तो जो लैंग्वेज कह लीजिए, स्किल्स कह लीजिए, इंग्लिश मीडियम आना, सारे स्ट्रगल देखे। घर जाके रोता था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, क्योंकि एक्सेंट थोड़ा साउथ इंडियन था, क्रिश्चियन स्कूल था। बट यू नो आई वाज टेकन यू नो केयर ऑफ एट दैट प्लेस। तो फिर बात करेंगे 10th जब पास हो जाती है, आप अच्छा कर लेते हो, बट स्टिल वो स्कूल भी उस टाइम पे हमारा जो साइंस का फील्ड है वो 2nd ही बैच था। तो इतना उधर भी एक्सपोजर नहीं था कि हमें तब भी ये क्वेश्चन आया हो। आई वुड नॉट से इट इज़ एनीवन्स फॉल्ट, बट मेरे जो बोलते हैं ना कि माहौल में ही क्रिकेट खेलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, आसपास के गांव के टूर्नामेंट्स को खेलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था बजाय कि क्या बनना है। तो हमारा वही उसी पैटर्न में चले जा रहे थे, ज़िंदगी
हो रही थी पास, तब समझ में आया आगे क्या करना है। तो बोले डॉक्टर बनना है। कैसे बनना है, एक टेस्ट नहीं, पर ये होता है। ख्याल भी कैसे आया? ख्याल भी बिकॉज इसलिए- बीइंग फ्रॉम अ फार्मर्स फैमिली एंड अगर आप जैसा बैकग्राउंड बता रहे हैं तो अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो फिर लाइक बिकमिंग अ डॉक्टर हाउ? देखिए 2 सब्जेक्ट्स होते थे, या कंप्यूटर साइंस ले लो या बायोलॉजी ले लो। अब जो मेरा दोस्त आशीष लेगा मुझे तो वही लेना था, मुझे नहीं पता था कि क्या लेना है। तो आशीष ने कंप्यूटर साइंस बोली, मैं आशीष के साथ चला गया। अब क्लास में टीचर ने बताया कि ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर से पहले टेलीविज़न होते थे, टेलीविज़न का शटर होता था। और मैं हंस दिया, उसके घर में अभी वही टेलीविज़न था जिसमें शटर था। तो वो हंस दिया, तो टीचर ने कहा ये क्या बकवास कर रहे हो, निकल जाओ क्लास से। मैं बाहर गया, मैंने कहा यार मैं नहीं आ रहा इसमें, यहाँ तो डांट पड़ रही है, हमारी बायोलॉजी की टीचर ठीक है। तो मैं उसके पास चला गया। तो इसलिए मैं डॉक्टर बन गया कि उस दिन अगर उस क्लास में डांट नहीं खाई होती तो शायद मैं कोई कंप्यूटर इंजीनियर होता। तो उस दूसरी क्लास में जाने के बाद बायोलॉजी से पास करनी अब 12th। कुछ समय तक इंतज़ार किया, पता लगा किसी दिन न्यूज़पेपर में कि कोई PMT टेस्ट होता है। PMT टेस्ट देने से डॉक्टर बनते हैं। मैंने कहा अच्छा डॉक्टर ऐसे बनते हैं। तो एक्चुअली आई वॉज लिविंग इन माई ओन वर्ल्ड, जहाँ पे आई कैन नॉट ब्लेम एनी वन, बट मैं ही शायद ऐसा एब्सेंट माइंडेड अपनी लाइफ में घूमता रहता था। क्योंकि हमारी कन्वेंशनल टीचिंग थी कि 12वीं पास करने के बाद कॉलेज में जाना होता है, कॉलेज से BA होती है, BCom होती है, BSc होती है। तो मुझे लग रहा था मैं BSc करूँगा कहीं पे। डॉक्टर हमें नहीं पता होता कैसे बनते हैं। तो जब वो पता लगा तब तक देर हो चुकी थी, ट्रेन जा चुकी थी। और हमारे जब पता लगा कि लोग सारे कोचिंग ले रहे हैं तो बुरा सा भी लगा दोस्तों के लिए, यार बता देते तो शायद हम भी कर लेते। तो उस दुख भरे समय के बाद मुझे लगा कि 12th के बाद जब मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिए तो मुझे नहीं लगता कहीं पे सिलेक्शन हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, अपना BSc कर लेंगे, हमारा क्या चाह रहा है। तो BSc के लिए मैंने फॉर्म भर दिया, मैं चला गया रामजस कॉलेज में और मुझे BSc में एडमिशन मिल गया और मैं बड़ा खुशी खुशी आ रहा था। तो जब मैं वापस आया तो एक जूस की दुकान पे उसने पूछा कि भाई और क्या तैयारी कर रहा है। मैंने किस बात की, बोले तू डॉक्टर नहीं बन रहा था। मैंने कहा ना मैं तो रामजस में फिजिक्स ऑनर्स का भराया। तो बोलते हैं कि तुझे सारी उम्र दुख रहेगा कि तू डॉक्टर नहीं बन पाया। मैंने कहा ऐसा है क्या? और मुझे लगा यार हाँ शायद ऐसा हो सकता है कि मैंने तैयारी की थी और मैंने पेपर दिए थे और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने घर जाके दोबारा प्रपोज़ल रखा कि मैं ड्रॉप करूँगा और अगले दिन मैं अपना वहाँ से एडमिशन कैंसिल करा के आ गया। डर भी लगा, हर किसी के पास ज्ञान है। जिससे मैं अपना फॉर्म मांग रहा था वो भी समझा रहा था कि बेटा अगली बार एडमिशन नहीं मिलेगा, गैप ईयर हो जाएगा, अगली बार कट ऑफ ऊपर चली जाएगी। मैंने कहा यार इतना मत डराओ, अब डिसीजन ले लिया तो नहीं हुआ तो खेती कर लेंगे। पापा भी खेती करते, हम भी कर लेंगे। तो वो मोटिवेशन के बाद मैंने एक बात समझ ली थी कि गांव के माहौल में जहां आपके 10-12 किलोमीटर में कोई भी फिजिक्स का टीचर नहीं है, कोई केमिस्ट्री का टीचर नहीं है, आपके सॉल्व ही नहीं कर सकता कोई प्रॉब्लम, तो ये जगह छोड़नी पड़ेगी। तो देन आई टुक ए रेडिकल डिसीजन अनहर्ड। मैंने अपने घर वालों को बोला कि मैं घर छोड़ के कहीं बाहर जाके, मैंने मुनीरका के पास मोहम्मदपुर गांव है जहाँ पे भीकाजी कामा पैलेस है और हयात होटल है, उसके पीछे एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे किसी की रिश्तेदारी में शादी हो रखी थी। उनके घर जाके एक रूम हमने रेंट पे ले लिया 2 लड़कों ने कि भाई यहाँ से अब कोचिंग लेंगे मुनीरका में और अब तैयारी करेंगे ज़ोर से। खाना कहाँ खाओगे? खाना तो बनाना तो आता नहीं, जिस कम्युनिटी से हैं बेटे तो ऐसे काम करते हैं नहीं अनफॉर्चुनेटली एक्चुअली। तो फिर उधर शाम को एक हमने बात की एक ढाबे पे जहाँ पे सारे हमारे रिक्शा चला के रिक्शा पुलर्स वगैरह अपना खाना वाना खाते थे, हमने भी उधर ही सेट कर लिया। तो उधर खाना खाते थे, बीच में क्रिकेट खेलते थे और पढ़ते थे। तो पढ़ते पढ़ते अगले साल की तैयारी थी, एकदम से अनाउंसमेंट हुआ अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज बना दिया सफदरजंग में। तो उसका एग्ज़ाम आ गया। अब एग्ज़ाम आ गया तो मैंने कहा ये तो बड़ा सडन अनाउंसमेंट हो गया। तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई तैयारी करते हैं। बोले कितने दिन रह गया? 1 हफ्ता रह गया। तो हमने 1 दिन तैयारी की। उस बहुत बड़े समंदर में से हम शायद 2 लीटर पानी निकाल पाए। तो पूरे दिन की पढ़ाई में जब एक इकोलॉजी नाम का ही चैप्टर पूरा हुआ, मैंने कहा यार क्या कर सकते हैं हम इसमें। तो हमने कहा
फेंकिए इसको, और अपना पकोड़े और पेप्सी के साथ मनाया गया और एग्ज़ाम देने चले गए। अब एग्ज़ाम के दौरान समहाउ जो आपने पिछले 5 महीने पढ़ा होता है और उसके हिसाब से जो आपका एक्यूमेंट बना होता है, आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, समहाउ आई थॉट कि पेपर तो मेरे लिए बनाया गया है, क्योंकि 200 के बजाय इसमें 150 क्वेश्चन हैं और मेजर पोर्शन उसमें से जो मैंने पिछले 5 महीने पढ़ा है, चाहे मेरा कोर्स 50% ही कवर है, बाकी मैं आई कैन गिव इट ए शॉट। तो मैंने पेपर जल्दी से पूरा किया एंड उसके बाद जो मेरे कम से कम 10 क्वेश्चंस को मैंने रीएनालाइज किया, स्मार्टली रूल आउट किया कि ये पेड़ ऐसे आए थे तो इस ऑर्डर में नहीं है, या ये इसकी यूनिट ये नहीं होती, मुझे क्वेश्चन सोल्व करना नहीं आता मगर यूनिट ये नहीं है। तो जो स्मार्टनेस लगाई और पेपर करके बाहर खुश आया, आई गॉट सेलेक्टेड और मैंने सफदरजंग ज्वाइन किया, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज। एंड आई वाज आई थिंक आसपास में मेरे गांव में बहुत सालों बाद, मे बी डिकेड्स के बाद कोई सेलेक्ट हुआ मेरी कम्युनिटी से एमबीबीएस में। कम्युनिटी से तो पहला ही था। Very nice. तो अब उसके बाद ये क्वेश्चन कि यार ये फ्लूक था या ये मैंने तैयारी की नहीं थी। और सच बताऊं, जो सफदरजंग के सामने से खड़े होके जो आपको दिखता है एम्स की बिल्डिंग देख के आपको बस ये लगता है कि यार ये तो दिस इज समथिंग ह्यूज। मुझे एम्स से प्यार हो गया सामने खड़े होके और मुझे लगा मैं यहाँ तो नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि मैंने तैयारी नहीं की है और मुझे अपने फुल पोटेंशियल पे तैयारी करनी चाहिए। तो आई लेफ्ट द प्लेस। Oh, you exactly left the place. I left the place. I stopped going into वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, क्योंकि मेरे पास अब जनवरी के बाद मई में सारे एग्जाम्स दोबारा आ रहे हैं और जब कोई नया बैच होता है तो यू डोंट हैव ए लेगेसी। Exactly. इसमें भी पहले एमबीबीएस होती थी बट सम वे बैक इन 2 decades बैक इन 80s, बट लेगेसी नहीं थी। तो लेगेसी एम्स की थी, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज की थी, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज की थी। तो मैंने स्कूल उसमें जाना छोड़ दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, एक सीट है मेरे पास, अगर नहीं सिलेक्शन हुआ तो आ जाऊंगा मुंह नीचा करके बेशर्मी से, आई विल कम बैक, एटलीस्ट आई हैव ए सीट। तो मेरे पास आते रहे मैसेज कि आपको रस्टिकेट कर देंगे, ये कर देंगे। मैंने कहा भैया अब तो आई नीड टू गिव माई, एक बार पढ़ के तो दे दूं एग्जाम। जो मैंने समोसे और क्या नाम है पेप्सी के साथ जिसको रिजेक्ट कर दिया था, मैं उस कॉलेज में थोड़ी जाऊंगा। Actually, it was very arrogant. It was very, I would say, teenage behavior. It was just again कि आपके पास कोई guidance नहीं है, आप ऐसे decision ले रहे हो. I don't think many people would approve of that. It is maybe the topmost college for that. आज वर्धमान की अलग ही reputation. I think it is the first choice hospital or medical college for any MBBS aspirant. True. तो मैंने उसके बाद एग्ज़ाम दिए। आई मिस्ड, एम्स में सिलेक्शन नहीं हुआ, बट मेरा उस टाइम का जिसको आज आप नीट बोलते तब CBSE बोलते थे, CBSE में मेरा रैंक 59 आ गया। तो और उसके बाद मैंने मौलाना आज़ाद ज्वाइन किया। ये जो 4 महीने थे वो मेरी ज़िंदगी के चेंजर हो गया। आई थिंक इट मेड मी who I am today. क्योंकि जब आप उस कॉलेज को छोड़ के जाते हो 1 महीना क्लास अटेंड करने के बाद, आपका 50% कोर्स बचा हुआ है और 50% कोर्स भूल चुके हो और सब जो आपके कंटेम्पररीज थे वो सारे एक मोड में, एक फ्लो में तैयारी कर रहे हैं। तो आई केम बैक विद ए नियरली 2 month ब्रेक एंड देयर कोर्स वॉज कम्प्लीट एंड आई वॉज ऑल अलोन इन ए रूम एंड आई नेवर न्यू कि ह्यूमन कैपेसिटी का स्ट्रेच कहाँ तक किया जा सकता है। तो अब इट वाज नॉट ए स्मार्ट मूव। आई वाज सराउंडेड बाय द एडवर्सिटीज़। मैं एक रूम में बैठा हूँ और अभी जो कोचिंग क्लास चल रही थी वहाँ पे ओएसिस में, वो क्लास भी ख़त्म हो चुकी है, लोगों के कोर्स ख़त्म है और वो रिवीजन टेस्ट दे रहे हैं और मैं वहीं रुक गया उस एक फ्लूक की वजह से। और अब मुझे सारा कोर्स भी कवर करना है और मुझे एग्ज़ाम देना है, बट मेरे पास एक सिक्योरिटी थी कि मेरे पास ऑलरेडी एक कॉलेज है। तो अब वो जो टाइम था तब मुझे पता लगा लोग पढ़ते कितना है। तो आई सौ, पहली बार मैं किसी हॉस्टल गया था, गांव में तो 10 बजे लाइट बंद, सब सो गए। वहाँ देख रहा हूँ कि मैं लोग सुबह 4 बजे तक पढ़ रहे हैं,
और लोग कर रहे हैं कि मैं 12 घंटे में, 14 घंटे में, 16 घंटे। मैंने कहा इतना तो हमारे पास की है नहीं। पर जब वो कोर्स किताबें दिखी तो मेरा शेड्यूल होता था कि सुबह 7 बजे सोना है और 12 बजे उठ जाना है। 7 बजे सो के 12 बजे, और 12 बजे एक किताब उठा लो। आप बस अपने एक बुक के साथ, अब उस 12-1 बजे के बाद आप बीच में 2 या 3 बार उठोगे बस, जब पानी ले आए और डिनर कर लिया, और आपको कंटिन्यूस पढ़ना है। इट वॉज टू सर्वाइव, इट वॉज नॉट टू एक्सेल, इट वॉज टू सर्वाइव, बिकॉज मेरा कोर्स ख़त्म नहीं हो सकता था। मिसगाइडेड वो किताबें पढ़ रहा हूँ जो ज़रूरी नहीं है, जैसा भी था, बट आई कुड कंप्लीट एवरीथिंग वंस, एक बार। रिवीजन का कोई क्वेश्चन नहीं है, एक बार मैं किताब पढ़ पाया था, पुराने टेस्ट पेपर कोई क्वेश्चन नहीं है। और फिर मैं उसके बाद अपने एग्ज़ाम लिख रहा हूँ। एंड आई एम रियली प्राउड कि उस टाइम पे वो जो होते ना, कि जो बोलता था मैं 16 पढ़ता हूँ तो मैं 17 भी पढ़ गया। और बीमार भी हुए, सिक भी हुए, पोस्चरल हाइपोटेंशन, कि इतनी देर बैठे रहने पे जब खड़े होते थे एक बार तो वापस ही बेड पकड़ के गिर जाता था। तो ये जो स्ट्रेस देखा, मे बी आई वॉज ए गुड बॉलर, एथलीट, तो मैं झेल गया। अल्टीमेटली क्विंसी हो गई, टॉन्सिलाइटिस हो गया। CBSE के एग्ज़ाम से एक दिन पहले मुझे ड्रेन किया गया था ENT के क्लिनिक में प्रशांत विहार, और मेरे ताऊ जी पूछ रहे कल एग्ज़ाम देगा? हाँ ना क्यों, मैं सीट मेरे पास है ही, मैं एक वो DPMT का एग्ज़ाम दे दूंगा, मैं इसमें नहीं जा रहा। बट असर हुआ, कॉम्बीफ्लैम खाई, ठीक हुआ, लगा दे आता हूँ। एंड फॉर लास्ट 45 डेज मैंने कभी फिज़िक्स को हाथ नहीं लगाया था। उस दिन मैं बस क्वेश्चन पेपर पढ़ के गया था, उसके जो फॉर्मूलेज थे वो रिवाइज़ करके गया था। तो मिसगाइडेड था, ऐसी नैया खेवैया जैसे तैसे एग्ज़ाम में चला गया। अब उसी CBSE एग्ज़ाम को जब मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था 3.5 घंटे में पिछले साल, अब की बार वो मैंने 2.5 घंटे में कंप्लीट किया। उसको रिवाइज़ किया एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। आई हैड सम गट फीलिंग कि आई हैव डन वेरी वेल एंड आई सिक्योर्ड 59th रैंक ऑल इंडिया इन दैट। वेरी नाइस। तो अब मैं किसको क्या गाइड करूं? मैं खुद ही मिसगाइडेड था। मैं वो इंसान था जिसने 45 दिन से एक सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा है, जिसने पुराने क्वेश्चन पेपर ही नहीं किए, जो सब कुछ एक बार पढ़ के गया है, जस्ट बिकॉज वहाँ 2 महीने का मेरा लैग आ गया था। एंड आई गॉट सेलेक्टेड इन DPMT एग्ज़ाम ऑल्सो। उसके क्वेश्चन पेपर करने मेरे पास टाइम आ गया था। फाइनली आई रीच्ड, जैसे तैसे गिरते पड़ते मैं अपनी डेस्टिनेशन मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज पहुंच गया। एंड दैट वाज इट फॉर मी। तो यानी ये जो एक राइड थी जिसमें मतलब मुझे नहीं पता, आपको शायद पता होगा कि एक कंपास होता है कि इस डायरेक्शन में जाना है। Exactly. मेरी तो नैया खिवैया लहराओं ने जैसे फेंकी, इधर फेंकी, उधर गई, पहुंच गई, बट किनारे लग गई। तो दिस इज मी फॉर यू इन माई MBBS फर्स्ट ईयर। Very nice. But if we coming back on medical grounds, because you are a cardiologist, तो क्या होता है कि आज का जो यूथ की बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा होता था कि अगर हम हार्ट अटैक्स की बात कर रहे हैं तो इट वाज वे 70-80s, then it comes to 60, 65, 50 क्रॉस। नाउ और डेज 20 years old भी मैंने कार्डियक अरेस्ट सुना है। देखिए मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ। मैं शायद वो सबसेट था जिसको अटैक हो सकता था। जो मैंने उस प्रिपरेशन में किया था, जो स्ट्रेस मैंने झेला था, जो मैंने डे नाइट स्लीप के पैटर्न को तोड़ा था, और जो मेरी न्यूट्रिशन में कमी थी, इन्हीं प्रॉब्लम से यंग में हार्ट अटैक हो सकते हैं अगर उनकी फैमिली प्रीडिस्पोजिशन है तो। You mean to say if you are not regular on your meals, आपका मील बहुत sleep I would say much more confidently. Okay. Meal may not be the proven fact. Okay. तो अगर यंग एज की बात करूँगा, ओबेसिटी, वजन ज़्यादा, यंग हाइपरटेंशन, स्मोकर्स। So if I have to give you one word, it is smoking, 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 smoking. So smokers are the one. I would say in young patients 80% will be smokers. They don't have any blockages per se. उनको कोई blockages 10 दिन पहले नहीं थी। Okay. बट क्योंकि स्मोकिंग का निकोटीन आपकी आर्टरीज को श्रिंक करता है, स्मोक का जो कंटेंट है वो ऑक्सीडेशन रेडिकल्स कहेंगे जो उनको, वो आपकी लाइनिंग ऑफ द हार्ट एंडोथेलियम को ब्रेक करता है।
ओके। अब जो ब्लड उसमें स्मूथली जा रहा था उसके प्लेटलेट उससे अट्रैक्ट होकर क्लॉट बनाते हैं। तो यानी आपको ब्लॉकेज 2 दिन पहले नहीं थी, बट बिकॉज ऑफ स्मोकिंग जो लाइनिंग हमारी फ्रिक्शन लेस स्मूथ एंडोथेलियल लाइनिंग थी उसके ब्रेक्स और उसके प्लाक रप्चर की वजह से क्लॉट फॉर्मेशन से अटैक आ गया। ओके, सो दिस इज़ द मेन रीज़न वी कैन से कि यूथ में जो आजकल जो कार्डियक अरेस्ट के जो रीजंस हो रहे हैं, तो स्मोकिंग एंड ओबेसिटी आर द मेन रीजन। स्मोकिंग, ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फैमिली हिस्ट्री डिस्पोजिशन, किसी की फैमिली में पहले ही कम उम्र में हुए हों, फिर रिसेंटली ये कोविड वायरल इन्फेक्शंस थे, तो दीज आर द थिंग्स। बट अगर जो मेजर कोई बात ली जाए, फैमिली हिस्ट्री, स्मोकर्स, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी। ओके, सो बट अगर मैं एक लेमेन लैंग्वेज में अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, what exactly is heart attack? I mean, heart attack actually simply heart is supplied, heart वो organ है जो मे बी फर्स्ट ट्राइमेस्टर इन यूट्रो धड़कना शुरू हो जाता है, यानी आपके पैदा होने से पहले धड़क रहा है और पैदा होने के बाद ये टेक ओवर कर लेता है सारा सप्लाई का। कुछ पोर्शंस तो चलो यूट्रस में मदर का भी ब्लड आपको हेल्प कर रहा है। तो यानी इस पंप को जब तक आप जियोगे, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन, हर साल धड़कना है, यानी अमेजिंग पंप। Yes, like 24/7, like for 70 years, 80 years, 90 years, it has to be work. So हम बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, बट ऊपर वाले की ऐसी इंजीनियरिंग के आगे कोई चीज़ नहीं टिकती। बिल्कुल। तो यानी जब हार्ट ने सारी बॉडी को ब्लड सप्लाई देने के लिए एक जिम्मेदारी ले ली, तो सबसे पहले कहेगा मुझे अपनी चाहिए, क्योंकि पंप करने के लिए अगर सारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए तो ये तो हर घंटे धड़क रहा है, इसको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो अपनी 3 कॉर्नरी आर्टरीज से जैसे ही ये ब्लड पंप करता है, पहले उन आर्टरीज में जाता है। ओके। उन तीनों कॉर्नरी आर्टरीज की स्मूथ लाइनिंग है और वो हार्ट के मसल्स को सप्लाई करती है अपने ब्रांचेस से। अगर इन ब्रांचेस में कोई ओक्लूजन हो जाए, जैसे मैंने अभी मैकेनिज्म बताया था क्लॉट का, तो वो एरिया जो आगे सप्लाइड है वो ब्लॉक, उसमें ऑक्सीजन नहीं जाएगी, इट विल क्राई कॉल्ड एज एंजाइना और अटैक्स आते हैं। ओके। तो अगर जो उस टाइम पे कई बार आदमी झेल जाए अटैक को, यानी आप कोलैप्स नहीं हुए, तो दिल कमज़ोर हो जाता है। अच्छा। क्योंकि वो पोर्शन अब आगे डेड रहेगा। और जिसको बोलते हैं हम, क्वेश्चन आता है कि हार्ट फेल हो गया। देखिए, हार्ट फेल हो गया यानी अब वो कमज़ोर हो गया है, जो इसने जिम्मेदारी ली थी सारी बॉडी को ऑक्सीजन देने की वो नहीं पूरी कर पा रहा है। लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, क्योंकि अब कमज़ोर है, नहीं दे पा रहा, उधर ही स्टैग्नेंट है, लंग्स में भरे पानी से आदमी का सांस फूल रहा है, बाकी बॉडी का इफेक्टिवली परफ्यूजन नहीं हो रहा है। तो हार्ट फेलियर की सांस फूलेगा, चल नहीं पाएगा, लेट नहीं पाएगा, एक्सट्रीम केस में तो बिल्कुल ही नीला पड़ जाएगा। एक होता अरेस्ट। अरेस्ट मतलब है ये हुए कमज़ोर दिल अपनी जो कंडक्शन से, जो ऊपर वाला चैम्बर ब्लड लेके नीचे वाले चैम्बर को सप्लाई कर रहा है, वो बॉडी को सप्लाई कर रहा है, ये कोऑर्डिनेशन खराब होकर अगर दिल एकदम से फड़क जाए, जैसे मिर्गी आ जाती है ब्रेन में, ऐसे ही हार्ट की मिर्गी हो जाए, एकदम से इतना फास्ट हो जाए तो आदमी कोलैप्स हो जाता है। तो ये जिसको बोलते हैं हार्ट फेल हो गया था इसलिए एक्सपायर हो गया, वो वाली बात नहीं। हम इसको बोलते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट, कि यू आर हियर एंड यू आर जस्ट गॉन। हार्ट फेलियर कि आपका सांस उखड़ता है, पहले थोड़ा चलने में, फिर बिल्कुल ही नहीं चल पा रहे, फिर लेट भी नहीं पा रहे। एंड व्हाट आर दी अर्ली साइंस अबाउट द हार्ट अटैक? कैसे पता चलेगा कि या तो कोई, मतलब या तो ये हो जाएगा कि एक पर्टिकुलर एज के बाद में यू ऑलवेज हैव टू गो टू अ कार्डियोलॉजिस्ट फॉर योर हार्ट चेकअप, और देयर आर सम लाइक बॉडी आपको साइंस देना शुरू कर देती है? साइंस एंड सिम्टम्स। साइंस तो डॉक्टर ढूंढेगा आप में, वो देखेगा। हाँ। आप बताओगे सिम्टम्स। अच्छा। सिम्टम्स हैं चलते हुए सांस फूलना, चलते हुए चेस्ट में पेन होना जो बैठने के बाद आराम आ जाए, या कोई सीवियर चेस्ट पेन जो दोनों बाजुओं में, हाथों में जबड़े तक जा रहा है या नाभि तक आ रहा है, कई बार बैक में भी जाता है। ये होता है हार्ट का रेस्ट पेन। फिर कई बार की घबराहट महसूस हो रही है, कई बार घबराहट भी महसूस होती है, या बेहोश होकर गिर जाना। ये सिम्टम्स है, 4 कार्डिनल सिम्टम्स, मतलब एंजाइना, पेन, डिस्निया सांस फूलना, पैल्पिटेशन घबराहट, सिंकपी बेहोश हो जाना। पेन के साथ स्वेटिंग, एक बोलते हैं इम्पेंडिंग डूम, कि जैसे कयामत आ गई है। पेन हो गया है, सिवियर पेन, पेन नहीं है तो पसीना पसीना,
बहुत तेज़ धड़कन, चक्कर आके गिर जाना, तो ये यूजुअली हार्ट अटैक के साइन। दीज आर द सिम्टम्स। अब एक मैं बोल दूंगा कि जो राइट कॉर्नरी आर्टरी है हमारी, वो हार्ट को ऐसे सप्लाई करती है कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो कई बार एसिडिटी, पसीना, डकार, उल्टी, ऐसे सिम्टम्स आएंगे जिसको बोलते हैं ना गैस बन गई। बट देखिए गैस जान नहीं लेगी, गैस थोड़ा बहुत इरेक्टेशन, बर्पिंग सोचते हैं, बट जब आपके साथ ही ऑटोनॉमिक सिम्टम्स आ रहे हैं कि पसीना आ रहा है, इम्पेंडिंग डूम, चक्कर आ रहे हैं, घबराहट लग रही है, तब आप मत सोचिए कैसे, यू कैन नॉट जस्ट टेक इट लाइटली। और इज इट पॉसिबल, लेट्स से कि अगर कोई जस्ट उसको अटैक आया है, वो घर पे है, घर में कोई है अवेलेबल है, सो क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि घर में ही रहकर, मतलब फॉर टाइम बीइंग, कि इतना उसको टाइम वो कैरी कर ले कि वो घर से लेकर हॉस्पिटल तक पहुंचने में कोई ऐसा फर्स्ट एड जैसा कुछ सिस्टम है कि हार्ट अटैक के लिए? देखिए सिचुएशन ये है कि सबसे पहली बात है, अंदाज़ा लगा कि वैसे सिम्टम्स हैं, कॉल एन एम्बुलेंस। अब वो काम आपका पूरा हो गया। राइट। अब उसके बाद यू आर ट्राइंग टू टेक केयर। टेक केयर में आपके पास इकोस्प्रिन होती है 300 मिलीग्राम, ओके, क्लोपिडोग्रिल होती है फिर 300 मिलीग्राम, और स्टैटिन्स होते हैं, रोजुवास्टैटिन, अटोरवास्टैटिन 40 मिलीग्राम का वो, ये आप उन्हें फर्स्ट एड दे दीजिए। ऐसा बताया गया है कि इस लोडिंग से ही अराउंड नियरली आई वुड से 1 in 5 और 1/6 लाइफ बचाई जा सकती है। ओह, क्योंकि अगर जो मैं ऐसा कर दूंगा, जिस ग्रुप में मैं नहीं करूंगा, मैं इतना कहूँगा कि 15 से 20% लोगों की जान एक्स्ट्रा बचाई जा सकती है विद दिस सिंपल मैनूवर। सो यू मीन टू से इट शुड ऑलवेज बी अवेलेबल इन आवर फर्स्ट एड बॉक्स, कि ये तीन चीजें तो हमारे यस यू हैव अ मेडिकल किट एट होम, आपके पास मूव है, आपके पास आयोडेक्स है, आपके पास ये, तो ये रखने में कोई बुराई नहीं अगर आपका एक वल्नरेबल एज ग्रुप का पेशेंट या पेरेंट्स हैं या हम खुद हैं। तो ये रखने में कोई बुराई नहीं। आजकल व्हाट्सएप पे किसी भी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके अपने सिम्टम्स एक्सप्लेन करके अगर आपके पास ये हैं तो क्विकली गेट इनटू टच एंड टेक दिस। कार्डियो लोग करते हैं कि एक्सरसाइज कर रहे हैं और सब कुछ, की बेसिक उसका जो रीज़न होता है कि भाई योर हार्ट शुड बी हेल्दी, राइट, कि आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, जितना ज़्यादा ब्लड पंप करेगा, जितनी प्रेशर से बॉडी में ब्लड जाएगा, तो वो शायद, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो प्लीज़ आप मुझे बताना, है ना। बट वाई आजकल एक नया चीज़ देखने में आ रहा है कि जिम करते करते हार्ट अटैक आ गया, है ना। कि वो बहुत टाइम से बंदा आता है, अरे यार ये तो योगा कर रहा था, बहुत टाइम से जिम कर रहा था, इसको जिम करते करते ही हार्ट अटैक आ गया। देखिए मैंने आपको सिम्टम्स बताए, राइट, कि मुझे चलने में सांस फूलने लग गया, मुझे चलने में छाती में दर्द होने लग गया। अब जब मेरी ये समझ में आया कि यार मैं बीमार तो नहीं हो गया हूँ, तो मैंने इलाज के बजाय सोचा कि मैं इसको एक्सरसाइज से ठीक करूँगा। यानी आपका हार्ट स्ट्रेस में था और आपने डिसीजन लिया कॉन्शियस कि मैं इसको और स्ट्रेस देके ठीक करूँगा। तो यानी ये जो योगा और ये जो जिम, जब ये 45+40 के बाद लोग शुरू करते हैं, इजंट इट पॉसिबल कि वो बीमार हो रहे थे और उन्होंने एक वे लिया ठीक होने के लिए? इट इज़ वेरी पॉसिबल। तो जो वो तरीका था जो नहीं करना था, उन्हें लगा ये सॉल्यूशन है। इसीलिए जब भी ये सिम्टम्स हैं आप ऐसी कोशिश ना करें। मैंने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जिनको हार्ट अटैक हो रहे थे, पेन हो रहा था 2-4 दिन में, और वो वहीं पे कूद के एक्सरसाइज करने लगे कि इसको तो अभी ठीक करता हूँ, और कोलैप्स हो गए। यानी एक पॉसिबिलिटी है कि अगर आप एकदम से किसी को देखो कि ये तो बहुत एग्रेसिवली एक्सरसाइज में जाना चाह रहा, हो सकता है उसको सिम्टम्स हो रहे हैं और उसको ठीक करने ही जा रहा हो, तो ये डिस्कशन जरूरी है। तो ये मैं कहूँगा, अगर आप पहले यूज्ड टू नहीं हो किसी एग्रेसिव एक्सरसाइज के, ऑल ऑफ सडन आपको जंप इन नहीं करना चाहिए उस चीज़ आप अपना कोई एक्सरसाइज स्ट्रेस को करा लो। अगर आपकी एज है, रिस्क फैक्टर है, फैमिली हिस्ट्री है, और बी ए लिटिल स्लो। कोविड के बाद में एकदम से रेज हुआ है हार्ट अटैक के केसेस में, तो क्या कनेक्शन है कोविड का और हार्ट अटैक के केसेस के साथ में? कोविड के दौरान तो जरूर रेज था, उसके बाद भी रेज्ड है, नो डाउट अबाउट इट। बट ये कहेंगे कोविड ने मेडिकल एजुकेशन हमारी, जो उसके बारे में जो पब्लिक की
जो बोलते हैं ना कि एवरी हाउस रिक्वायर्ड मेडिकल केयर एट दैट टाइम। तो जो घर में किसी बीमार आदमी के लिए होने वाला डिस्कशन हर घर का ही डिस्कशन हो गया। तो वी आर मच मोर अवेयर अबाउट नाउ मेडिकल कंडीशंस। तो कोविड ने अवेयरनेस तो हर चीज़ की बढ़ा दी, डॉक्टर्स की बढ़ा दी, हॉस्पिटल्स की बढ़ा दी, बीमारियों की बढ़ा दी। तो नाउ जो चीज़ें हो रही थी पहले भी, जो पहले इतनी अटेंशन में नहीं थी, अब उनको पूरी अटेंशन है। नंबर्स भी ज़्यादा है, नो डिनाइल अबाउट इट। वो अपने आप ही एक हाई थ्रोम्बस स्टेट थी, इन्फ्लेमेशन थी, कोविड वाली सिचुएशन में कॉर्नरीज भी ब्लॉक हो रही थी, अटैक्स ज़्यादा थे, नो डाउट। वैक्सीन ने वो अटैक कम भी किए। तो अगर जो मैं कहूँगा, ऐसा नहीं है ये केसेस पहले होते ही नहीं थे। पहले ना तो ये बोलते हैं ना हाईलाइटेड थे, ना ये ज़रूरत के डिस्कशन थे। बट ये एक मैं कहूँगा अवेयरनेस इज ए गुड थिंग। राइट। व्हाट इज द रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल वर्सेस हार्ट अटैक? मतलब इन हार्ट अटैक या कोलेस्ट्रॉल मैं बोलूँगा कि हम कहते हैं कि देखिए, हमें ये पता है कि देर आर वेराइटीज ऑफ डॉग्स, पपीज, देर आर वेराइटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, देर आर डिफरेंट रेसेस, वाइट, ब्राउन, ब्लैक। और मैं कहूँगा कि इवन इन आवर कंट्री देर आर डिफरेंट रेसेस, नॉर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम साउथ। मैं ये कहूँगा कि इवन इन दैट देर आर फैमिलीज विच आर प्री डिस्पोज्ड जेनेटिकली टू कॉर्नरी डिजीज। कुछ लोगों के घर में लोग 50-60 साल पहुँचते ही नहीं हैं। कुछ घर में 90-90 साल के पहुँच जाते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल दूं तो चलो, संजीव कुमार जी ये कह रहे थे कि मैं ऐसे रूल्स इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे घर में कोई 50 साल नहीं पहुंचा है, तो मुझे ओल्ड रूल करना पसंद है। मैं अपने आप को ओल्ड एज में देखना चाहता हूँ, कहीं मैं पहुँचूँ ही ना। और अनफॉर्चुनेटली 50 तक भी वो नहीं पहुँचे। तो यानी कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें हार्ट अटैक की प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा है। सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, बट यू मीन टू से कि कहीं ना कहीं ये जेनेटिकली भी इफेक्ट करती है? इसीलिए तो। और उसका मार्कर आता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। तो मेरे पास ऐसे 15 साल के 16 साल के बच्चे भी हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल एलडीएल 250 से ज़्यादा है। क्योंकि हमने स्क्रीन किया, क्योंकि उनके चाचा की 33 ईयर ओल्ड में बाईपास हो गई थी, पापा की 40 इयर्स में 2 वेसल ब्लॉक्ड थी। फादर केम अप विद द आइडिया, अदरवाइज आई वुड आल्सो डन दैट, कि इनका चेक कराएं। और आप देख रहे हो, यस इट रन्स इन फैमिलीज। बट क्या मैं उसको कितना दूंगा वेटेज उतनी दूंगा। अगर आपकी फैमिली में ऐसा नहीं है तो डोंट वरी, अगर ऐसा है तो टेक अर्ली केयर। इतनी बात है वैसे। एक और चीज़ अभी जस्ट आपसे बात करते करते मेरे को ध्यान में आई थी कि कोविड के टाइम पे, क्योंकि मैंने कोविड रिलेटेड क्वेश्चन पूछा आपसे और सुना आपके बारे में कि क्या था वो कि कोविड के टाइम पे डॉक्टर वाज इन फेम। देखिए, फेम तो बाई प्रोडक्ट है। कोविड के टाइम पे सबने स्टेटस लगाए कि सॉरी वी कैन नॉट अरेंज बेड्स। ओके। I think this was the most common status by a doctor because they were not able to help because of sudden rush. हमारे पास भी ये था कि जितनी बात कर पाएं। But I come from a closely knit community. There were people, क्योंकि सेकंड वेव ज़्यादा खतरनाक थी, बहुत डेंजरस थी। फर्स्ट so वेव many में people lost their beloveds, yes. फर्स्ट वेव को तो मजाक की तरह लिया गया। उस टाइम पे हम प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर वैक्सीनेट हो गए, और जो लोग उस टाइम पे जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब्स में, उनको पहले वैक्सीनेट किया गया। तो मेरे ऐसे कुछ दोस्त थे गांव में जिन्होंने मुझे अप्रोच किया कि वी वांट टू हेल्प एंड देयर आर पीपल हु आर इन डायर नीड। तो उस टाइम पे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को भरवाने के लिए लाइनें लगी होती थी, लोग डर के बाहर नहीं जाते थे। उनमें गट्स थी कि हम जा सकते हैं क्योंकि हम वैक्सीनेटेड हैं, हम शायद रिकवर्ड हैं, शायद हमें वैसा ना हो, एंड वी वांट टू हेल्प नॉट ओनली कम्युनिटी, इवन आवर फैमिली, आवर एक्सटेंडेड फैमिलीज। तो इसमें क्या किया जाए, ये बातें बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो दिस इज द इम्पैक्ट। तो मैंने कहा कि वी विल मेक व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड ऐड एवरीवन एंड यू गो आउट एंड रीच टू दैट। उस टाइम पे डिस्कवरी हो चुकी थी कि वे स्टेरॉइड्स बेनिफिशियल हैं। So we provided oxygen cylinders, pulse oximeters
which was donated by lot many people who were knowing our work, and this work was all charitable. No donations, no kind of money assist was required, and we went home to home on calls, and they were checking saturations, they were video calling me. I would advise them, we will provide them oxygen cylinders, we will, and I think 4 or 5 villages around us were covered. And the mortality was drastically brought down because of early initiation of steroids, sent for CT, immune markers. We were getting these IL-6, IL-12 markers. तो हम जल्दी आइडेंटिफाई करके स्टेरॉइड्स, ऑक्सीजन सबके घर में प्रोवाइड कर रहे थे. जिनको बेड नहीं मिलता, बेड की वैकेंसी पे मैं अपना उस टाइम पे जिस हॉस्पिटल में काम कर रहा था, लकीली वहाँ भी अरेंज करवा पाए. उस टाइम पे जो भी ड्रग्स जो अनअवेलेबल थे वो पहुँचाए. तो उसमें आई थिंक वो होता है ना जो मैनिया स्टेज, जैसा जो मेरे MBBS एंट्रेंस में जो समय आया था, वही समय वो था कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई कुड नॉट स्पीक. फ़ोन पे बात करते करते मेरी आवाज़ बंद हो चुकी थी. इट वॉज पेनिंग, आई वॉज ईटिंग, आई हैड लॉस्ट माई वॉइस एंड इट वॉज ऑल ऑन WhatsApp टाइपिंग. सो इनन्यूमरेबल, एंड दीज पीपल वर ट्रेंड, एंड आई थिंक मेरे गांव में लोगों ने कह दिया था कि हम नहीं डर रहे कोविड से. तो दे वर नॉट afraid, and this was covered in media because these were so called homemade, home provided medical assistance by oxygen, steroids, antibiotics, CT scans, immune markers, ambulances. So that some time of my life was, I think I would never forget. तो आपने कहा था कि कई केस लगातार आ जाएं तो ड्रेन हो जाएंगे. हम कई हफ्ते लगातार खड़े रहे थे. तो वो जो टाइम था, वो जो ट्रस्ट है उस कम्युनिटी का, उन लोगों का, ये ट्रस्ट के लिए नहीं. यू कैन नॉट होल्ड योर सेल्फ बैक व्हेन एवरीथिंग इज ऑन फायर, एंड यू आर प्रोवाइडेड विद द onus, you have onus on you, and you find yourself responsible even if people are not thinking that way. तो आपके मन में तो आ जाता है कि यार करना पड़ेगा. you cannot hold back because otherwise it is going to scar you. तो आज जो एक कोविड की त्रासदी थी, उसका एक कंपोनेंट आज हमारे अंदर ये भावना ला के बैठ गया कि हमारी कम्युनिटी खड़ी हो जाएगी, लोग वापस खड़े हो जाएंगे कभी भी ऐसी कोई बात दोबारा आए तो कुछ तो शायद एक बहुत बुरे समय को सोच के एक अच्छी फीलिंग भी आती है. तो आई थिंक दैट इज ह्यूमन स्पिरिट, जिसके लिए मीडिया ने कवर किया, मेरे गांव वालों ने किया, तो वो उनका प्यार है मेरे लिए. बजाय कि आई थिंक कवरेज भी इसलिए ज़रूरी थी कि अगर इसी मॉडल को रेप्लिकेट करके इवन तालुकाज, तहसील्स या इवन मोर सेल्फ हेल्प ग्रुप बन जाएं, तो दिस वाज ए वे व्हिच वाज क्रिएटेड एंड इट कुड हैव बीन एंड इट वाज रेप्लिकेटेड मोस्टली. आई वुड से लोगों ने किया होगा. एग्जैक्टली. बहुत भारी हो गया डिस्कशन. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट हार्ट, डॉक्टर्स के पास आए हो, डर के जाओगे, फिर आप भी कहोगे हाँ डरा तो देते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. इसीलिए मैं जब अभी इतना लॉस्ट हो गई थी मतलब इस पूरे डिस्कशन के अंदर, बिकॉज you start correlating things with somebody who you know and all that, no? So like आप धीरे धीरे आपका कोरिलेशन उधर चला जाता है. आप कहते हैं डॉक्टर ने डरा दिया. हाँ. डॉक्टर कितना डरा हुआ खुद. बिल्कुल सही बात है. So I would never smoke, I would never drink, because मेरा शरीर ही मेरी एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं कह सकता हूँ ये सच में मेरी अपनी है. हाँ, जैसे ड्रिंक एंड स्मोक का आपने जैसे एग्जांपल दिया है. व्हाट अबाउट दोज पीपल हु आर ओकेजनली स्मोकर्स और ओकेजनली ड्रिंकर्स? देखिए पर्सनल व्यूज हैं. आई वुड नॉट एडवोकेट दैट. नॉट इवन ओकेजनली, लाइक वंस इन अ ब्लू मून. एंड साउथ ईस्ट एशिया में या जो हमारी पॉपुलेशन में इवन बिंज ड्रिंकिंग, ओकेजनल ड्रिंकिंग वाज आल्सो हार्मफुल. एक कॉन्सेप्ट है रेड वाइन का कि रेड वाइन हार्ट के लिए अच्छी है. इट्स गुड फॉर हार्ट, इट्स गुड फॉर स्किन एंड इट्स गुड फॉर आईज. देखिए रेड वाइन पहले हम कैसे बताते हैं कि ये अच्छी है. हाँ. हम एक ग्रुप बनाएंगे जिसको रेड वाइन देंगे. हाँ. एक ग्रुप बनाएंगे जिसको रेड वाइन नहीं देंगे. वो कंट्रोल्ड
जो थे टाइम्स, रेड वाइन जो अफोर्ड करते थे वो एफ्लुएंट फैमिलीज थे, उनके पास एक्सेस टू हेल्थ था। इट्स अ वेरी नाइस टॉकिंग टू यू सीरियसली, बिकॉज टेंशन सबकी लाइफ में है, बट उसके अंदर ह्यूमर डालकर उस चीज़ को, वो जो एक प्रेजेंटेशन होता है, वो बहुत अच्छा लगा आपके साथ में बात करके। देखिए, अगर जो देखा जाए तो आपका जो इम्प्रेशन अबाउट डॉक्टर से वो सही है, क्योंकि मैं तो एक मिसफिट हूँ इन द ग्रुप, जिसने कभी 12th तक सीरियसली कभी पढ़ाई नहीं की, जो एक रात पहले सब्जेक्ट आता है तो पढ़ के जाते हैं। तो इसीलिए मेरे पास तो MBBS में भी डिफिकल्टी होती थी पढ़ने में, कंसंट्रेट करने में। आई वॉज अ मिसफिट, आई वॉज अ पर्सन हु वॉज इन वन शॉर्ट्स विद स्पोर्ट्स शूज, ऑलवेज रनिंग अराउंड ऑन ए बास्केटबॉल कोर्ट। वहाँ पे 4 शिफ्ट्स आती थी लोगों की, अब ये खेलने आए उनके साथ खेल लिया, अब वो आए उनके साथ खेल लिया, सुबह 3 बजे तक खेल रहे हैं, लाइब्रेरी की तरफ मुंह नहीं है। और वहाँ जाके भी लाइब्रेरी मजबूरी में गया, और फिर मजबूरी बनाई क्योंकि मैं अकेले नहीं पढ़ सकता, बिकॉज आई एम नॉट ए ट्रेडिशनल स्टूडेंट, आई माइट बी ए स्पोर्ट्समैन जिसको नीड के हिसाब से पढ़ना पड़ गया। दैट इज हाउ आई वुड यू नो एक्सप्लेन योरसेल्फ। तो मेरे नंबर ऑफ आवर्स ऑन द चेयर विद बुक्स वर लेस, बट आई हैड रेड ए लॉट, क्योंकि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था कोई चीज़ याद करने का। मम्मी पापा तो पूछ नहीं रहे हैं क्या मार्क्स आए हैं, कभी भी नहीं पूछा, कभी भी नहीं सोचा। उल्टा जब मैं MD मेडिसिन एम्स में सेलेक्ट हो गया रैंक 4 फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो कि रेयर था हमारी, जो बोलते हैं ना कि कम्युनिटी में, कम्युनिटी कह लो, कुछ भी कह लो, पूछे कि अब किस चीज़ का डॉक्टर हो गया, मैंने कहा मैं MD मेडिसिन हो गया। बोले अब भी दवाई का ही रह गया तो फिर फायदा क्या हुआ। मैंने कहा कैसे बताऊं, अब मुझे इनको बताने के लिए जरूर कुछ और करना पड़ेगा कि मैं भी कोई ऑपरेशन करता हूं, तो मैं DM कार्डियो फिर एम्स से बना, तो ताकि उन्हें लगे कि हमारा बच्चा भी ऑपरेशन कर सकता है। तो ह्यूमर है, बट आई थिंक कि जो स्ट्रगल उसके बाद का है, MBBS के बाद का, वो भी ट्रेमेंडस है। यू सी पीपल बीइंग यू नो कैरिड अवे, लॉस्ट इन नीट PG, क्योंकि उस टाइम पे आपको कमाने की चिंता होती है, पेरेंट्स की बीमारियों की चिंता होती है, अपना परिवार शुरू करने की चिंता होती है, और वो स्ट्रेस, फिर एक्सपोजर, अल्कोहल, स्मोकिंग, लॉट मैनी पीपल आर लूजिंग देयर वे, यंग डॉक्टर्स आई वुड से। तो लकीली मेरे पेरेंट्स यंग थे, आज भी यंग हैं, उस तरफ से चिंता नहीं आई। मेरी पार्टनर बहुत, जो बोलते हैं कि मेरी बैचमेट हैं, डॉक्टर शैली त्यागी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, वो मेरे साथ MBBS के 2nd ईयर से आज तक अपने हम 3 बच्चों के साथ खुश हैं। तो जब MBBS में मुझे मिली तो तब ये था कि अब कोई पसंद आ जाए तो अब कोई क्या करे। इंटरकास्ट मामला शुरू। अब इंटरकास्ट मामले में एक ही चीज़ थी जो शायद समरथ को ना दोष गोसाई, ये लाइन है, इफ यू प्रूव योरसेल्फ पीपल विल कीप क्वाइट। ट्रू, वेरी ट्रू। तो जब एम्स में अगर मैं सेलेक्ट होता हूँ तो ये इंटरकास्ट मैरिज में दोनों फैमिलीज कुछ नहीं बोलेंगी, वॉज माई आइडिया। लास्ट के 2 साल फिर दोबारा सुपर फोकस्ड। अब की बार आसान था MBBS से आसान था, क्योंकि अब की बार हम सब ने सेम स्टार्ट किया था। अब की बार कोई विलेजर नहीं आया था, कोई गांव वाला नहीं आया था। अब की बार इट वाज केक वॉक कि अब MBBS के मैं बेस्ट कॉलेज में, बेस्ट रिसोर्सेज में, दिल्ली में रह के अच्छे टीचर्स के साथ मुझे एक एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो आई कैन डू इट मच बेटर, बिकॉज मैंने अपनी कैपेसिटीज़ उन 4 महीनों में PMT के टाइम पे खंगाल दी थी। तो मेरे अंदर वो डर ख़त्म था। एज ए डॉक्टर ऑल्सो मुझे आज वो डर नहीं लगता। मेरे पेशेंट बीमार हैं तो मुझे कोई रात दिन का फ़र्क नहीं पड़ता, खड़ा हो गया साथ तो हो गया। वैसा ही PG एंट्रेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट दोनों ही सेलेक्ट हो गए हम, मैं भी और वो भी। शी वॉज अवर टॉपर। और उसके बाद फैमिली शुरू की, बच्चों के साथ खुश हैं। फिर बात आई आगे क्या करना है, कार्डियोलॉजिस्ट। अब आपको मैंने बताया आपके अंदर क्या डर आया, अटैक हो गया, तो यानी आपके पास जो आधे घंटे में लाइफ और डेथ का सवाल सॉर्ट आउट कर दे, तो ऐसी ब्रांच से कौन दूर रह पाएगा। बिल्कुल। इट इज़ सो एक्साइटिंग, इट इज़ सो स्ट्रेसफुल, इट इज़ यू नो इट
kills your sleep in a fraction of second. आप सो रहे होते हो, आपके पास फोन आता है, आप ECG में अटैक देखते हो, and you are just wide awake, and you are running to the hospital, and you are so energetic in dealing with that emergency, and you go back home, and you for some time that adrenaline will not let you sleep. So this is my life. But so many times ऐसा भी हुआ होगा ना कि एक emergency केस से निकले हैं, दूसरा खड़ा है, और मतलब आप ऑलरेडी मेंटली और फिजिकली इतना ड्रेंच हो चुके होते हैं कि देखिए, आप ये सोचिएगा कि ह्यूमन कैपेसिटी को तो आप हर बार अंडर एस्टिमेट ही कर सकते हैं. यू थिंक अबाउट कि घर में आग लगी है, आप एक को निकाल लाए, आप ये सोचो नहीं थक गया एक को निकालने में. आ जाएगा टाइम. तो दैट मोड इज आपके लिए, आई थिंक आई एक्सप्लेन्ड यू ए सिनेरियो एंड यू आर नाउ कोरिलेटिंग विद दैट. ऐसा नहीं होता ही नहीं, ये तो आप बस समझ रहे हो बात को. डॉक्टर्स इसीलिए स्ट्रेस में जीते हैं. हमारी एवरेज एज इंडियन एज से 10 साल कम है, और इसीलिए आई थिंक प्लीज डोंट डाउट अस. एंड एटलीस्ट हमारे में भी हो सकता है कि किसी एक कैलिबर का किसी बात का फ़र्क हो, बट डू योर होमवर्क, फाइंड गुड डॉक्टर्स अराउंड यू and stick to that. It is going to benefit you in a long way. Exactly. It was really nice talking to you, doctor. And thank you for opening up with your Ziddi Dil to the Ziddi Dil. मैं कह रहा हूँ Ziddi Dil तो पता नहीं, I am just a Destiny's child, जिसको कभी पता नहीं था कि डॉक्टर कैसे बनते हैं, जिसको कभी हवा ही नहीं थी कि मैं MBBS में भी क्रिकेटर बन सकता हूँ, और जिसने जब कोई एम्स में जाना है तो शादी कराने के लिए या उसके बाद कार्डियो करनी है, बिकॉज इट इज़ एज एक्साइटिंग. सो आई थिंक आई एम लिविंग माई लाइफ, आई एम हैप्पी हेयर, एंड आई एम डूइंग माई जॉब टू माई सेटिस्फैक्शन. थैंक यू सो मच. वेलकम.